KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 8वें अध्याय निर्माण उद्योग के बारे में आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निर्माण उद्योग जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, और निर्माण उद्योग से हम क्या समझते हैं, हम लोगों को इसको जान लेना चाहिए कि निर्माण उद्योग मशीनों से बड़े पैमाने के उत्पादन की प्रक्रिया है, जिसे हम निर्माण उद्योग कहते हैं। इसको दूसरे रूप में भी हम समझ सकते हैं कि उद्योग का अर्थ है कच्चे मालों से ऊर्जा तथा मशीनों के माध्यम और तकनीक के उपयोग से जो नए उत्पाद बनाए जाते हैं, वह संपूर्ण प्रक्रिया और व्यवस्था निर्माण उद्योग के नाम से जानी जाती है। औद्योगिक क्रांति ने नई नई मशीनें तथा आविष्कार देकर निर्माण उद्योग को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया है। वर्तमान युग में प्रत्येक राष्ट्र जिसकी ओर विशेष ध्यान दे रहा है, वह है निर्माण उद्योग ही है। मशीनों, खनिजों, ऊर्जा संसाधनों तथा कच्चे मालों ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर निर्माण उद्योग के स्वर्णिम युग का सूत्रपात कर दिया है। कपास से सुंदर तथा टिकाऊ सूती वस्त्र, गन्ने के रस से मीठी चीनी, लौह अयस्क से इस्पात तथा इस्पात से मशीनें बनाने में निर्माण उद्योग का ही विशेष हाथ रहा। आगे हम लोग देखेंगे उद्योग हमें वस्त्र, पुस्तकें, जूते, पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी और जीवन रक्षक औषधियाँ देते हैं। उद्योग वर्तमान अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग, रोजगार के साधन तथा राष्ट्रीय आय के साधन है। और इस प्रकार आगे हम देखेंगे कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। यही कारण है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र निर्माता, या कह लीजिए विश्व का प्रत्येक राष्ट्र निर्माण उद्योग की स्थापना और विकास पर अधिक ध्यान दे रहा है। जीवनोपयोगी उत्पादों के निर्माण तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का द्वार खोलने में निर्माण उद्योगों का कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार आगे हम लोग समझेंगे उद्योगों के प्रकार। आइए देखते हैं उद्योगों के प्रकार में आकार, पूंजी निवेश की मात्रा और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। उद्योगों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें का है क्षेत्र के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है बृहत उद्योग, दूसरा है मध्यम उद्योग, तीसरा है लघु उद्योग, चौथा है कुटीर उद्योग, और खा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। और इसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र
के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है मिश्रित और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इसमें आ और बा दो भागों में डिवाइड किया गया है। सामरिक महत्व के उद्योग, बा है राष्ट्रीय महत्व के। इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग। गा है उत्पादों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसे भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा है पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा है मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, चौथा है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। नेक्स्ट है घा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यह भी चार प्रकार के बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है वन आधारित उद्योग, तीसरा है द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। इस प्रकार अंगा है निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। इसे कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है धातु कर्म उद्योग, दूसरा है यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा है रासायनिक और संबद्ध उद्योग, चौथा है वस्त्र उद्योग, पांचवा है खाद्य संसाधन उद्योग, छठा है विद्युत उत्पादन उद्योग, सातवां है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आठवां है संचार उद्योग। आइए देखते हैं उद्योगों की स्थिति या स्थानीयकरण। उद्योग विशेष के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित होते चले जाने की प्रवृत्ति को उद्योगों की स्थिति या स्थानीयकरण कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की स्थापना, पश्चिमी बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना तथा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना उद्योगों के स्थानीयकरण का उदाहरण है। उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कारण इस प्रकार उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है कच्चे मालों की उपलब्धता। इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कच्चे मालों के क्षेत्रों के निकट ही उस वस्तु के उद्योग के कारखाने स्थानिक हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश व बिहार में गन्ने की अधिक उपज के कारण अधिकांश चीनी मिल तथा कपास उत्पन्न होने के कारण महाराष्ट्र व गुजरात में सूती वस्त्र की अधिकतर मिलें स्थापित हो। आगे हम लोग देखेंगे ऊर्जा साधनों की सुलभता। ऊर्जा के साधनों के क्षेत्र के निकट भी कारखानों का विकास होता है। दक्षिण भारत में बिजली की सुविधाओं के क्षेत्रों में उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। ब्रिटेन का यॉर्कशायर, जर्मनी का रूर क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का पेंसिल्वानिया के उद्योग क्षेत्र इसके अन्य उदाहरण। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा है मांग एवं बाजार की सुविधा। उद्योग धंधों की स्थापना पर वस्तु की मांग के क्षेत्रों तथा बाजार की निकटता का गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग की अधिकता के कारण ही कोलकाता में रासायनिक उद्योगों की काफ़ी संख्या में स्थापना हुई। आगे हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट है परिवहन की सुविधाएं। कच्चे माल मंगाने एवं तैयार माल बाजार भेजने के लिए उद्योगों को परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। परिवहन के साधन जितने द्रुत और सस्ते होंगे, उद्योगों का स्थानीयकरण उतना ही अधिक प्रभावित होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग अनुकूल जलवायु। उद्योगों का केंद्रीकरण वही होता है जहाँ की जलवायु उद्योग विशेष के लिए अनुकूल होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु उत्तम होती है, अतः यहाँ
उद्योग मुंबई कोलकाता में केंद्रित। आगे हम लोग देखेंगे छठा है पूंजी की आपूर्ति। बड़े उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः देश के लिए जिन भागों में पूंजी सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध होती है वहाँ कुछ अन्य सुविधाओं के प्राप्त होने पर उद्योगों का स्थानीयकरण हो जाता है। आइए देखते हैं 7वां नंबर है सस्ते व कुशल श्रमिक। जिन क्षेत्रों में सस्ते व कुशल श्रमिक अधिक संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ उद्योगों की स्थापना अधिक होती है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छा व अधिक माल सस्ती कीमत पर बनना संभव होता है। और इस प्रकार से श्रम जितना सस्ता और कुशल होगा उद्योगों की स्थापना उतनी ही तीव्र गति से होगी। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग तथा पश्चिमी बंगाल में जूट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए श्रम हम लोग देखेंगे। 8वां है सरकारी नीति। किसी स्थान विशेष पर उद्योगों की स्थापना में सरकार अधिक संरक्षण एवं सहायता देती है तो वह उद्योग उस स्थान विशेष पर ही केंद्रित हो जाता है। सरकार सस्ती ऊर्जा तथा अन्य सुविधाएं देने की नीति अपनाकर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दे सकती है। आगे देखेंगे हम लोग 9वां है पूर्वारंभ। जब किसी विशेष स्थान पर कोई उद्योग पहले स्थापित हो जाता है तो अन्य सुविधाएं सुलभ होने के कारण उसके कारखाने वहां अधिक संख्या में खुल जाते हैं। जैसे मुंबई में सूती वस्त्र की पहली मिल, कोलकाता में जूट की पहली मिल खुल जाने के बाद ही वहां इन उद्योगों के अन्य कारखाने स्थापित हो गए। आगे है नेक्स्ट है मशीनों तथा उपकरणों की सुविधा। कारखाने लगाने के लिए मशीनों तथा कलपुर्जे जहां सुविधापूर्वक मिल जाते हैं वहां उद्योगों की स्थापना तेज़ी के साथ होने लगती है। और क्योंकि मशीनें तथा कलपुर्जे कारखानों के स्थापित होने में बड़ी भूमिका और आगे हम लोग देखेंगे 11वां है ऐतिहासिक कारक। उपनिवेशी कारक के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा मुख्य उद्योग। भारत के आधारभूत तथा अन्य उद्योग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है लौह इस्पात उद्योग। आइए देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग की गणना आधारभूत उद्योगों में की जाती है, क्योंकि यह राष्ट्र के आर्थिक विकास, सुरक्षा, व्यापार, परिवहन, कृषि तथा इंजीनियरिंग उद्योगों का पोषण करता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख कारखाने इस प्रकार हैं। पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आइए देखते हैं इसे। यह भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र वाला कारखाना है। इस कारखाने में प्रति वर्ष 25 लाख टन इस्पात तैयार किया जाता है। इसकी क्षमता 4 लाख टन इस्पात उत्पादन की है। जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर पत्तन है कोलकाता। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में 1918 में
दूसरा कुल्टी में स्थापित किया और 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में लोहा और इस्पात उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की। आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। सन 1983 में अमेरिका के सहयोग से कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर यह इस्पात कारखाना बनाया गया है। भारत का यह तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता है, और बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है। इस संयंत्र को भद्रावती नदी से जलापूर्ति की जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 1 लाख टन कच्चा लोहा और 2 लाख टन इस्पात बनाने की है। आगे हम लोग देखेंगे राउरकेला इस्पात कारखाना। वर्ष 1959 में जर्मनी की सहायता से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला नामक स्थान पर इस संयंत्र की स्थापना की गई। इसमें 25 लाख टन इस्पात का उत्पादन होता है। इस संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस्पात संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति लाभ प्राप्त है, क्योंकि इसे निकटस्थ झील झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और केंदुसर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोरल और शंख नदियों से प्राप्त होता। आगे हम लोग देखेंगे, पांचवा है भिलाई इस्पात संयंत्र। सन 1959 में सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर यह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया और इसमें 50 लाख टन इस्पात उत्पादित होता है। यहाँ लौह अयस्क के डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल तंदुलाबाद से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप विद्युत शक्ति से प्राप्त होता है। यहाँ संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला गया। और आगे देखेंगे हम लोग दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। सन 1962 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था और इस प्रकार से इस कारखाने से 3.6 लाख टन कच्चा लोहा और 16 लाख टन इस्पात का उत्पादन। यह संयंत्र रानीगंज और सरिया कोयला पेटी में स्थित है और लौह अयस्क नोवा मंडी से प्राप्त होता था। ठीक, दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होता। ठीक, ये है इस प्रकार से एक मानचित्र, या मानचित्र को भी हम देख लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे बोकारो इस्पात लिमिटेड। बोकारो इस्पात लिमिटेड
में यह कारखाना 1964 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बोकारो नामक स्थान पर लगाया गया था। इस कारखाने की स्थापना में सोवियत संघ से मदद ली गई। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 50 लाख टन उत्पाद बनाने की है। और सातवां है विजयनगर इस्पात प्लांट। यह कारखाना आंध्र प्रदेश में विजयनगर में लगाया गया है। इस कारखाने में नरम इस्पात बनाया जाता है। यहाँ उत्तम कोटि का रंगीन स्टेनलेस भी बनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे विजयनगर इस्पात प्लांट। यह कारखाना आंध्र प्रदेश में विजयनगर में लाया गया। इस कारखाने में नरम इस्पात बनाया जाता है या उत्तम कोटि का रंगीन स्टेनलेस भी बनाया जाता है। और अगला है विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट। यह कारखाना आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में लगाया गया है। इस कारखाने में नरम इस्पात बनाया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 32 लाख टन इस्पात बना। आगे हम लोग देखेंगे सलेम इस्पात प्लांट। यह कारखाना इस तमिलनाडु राज्य में सलेम नामक स्थान पर लगाया गया है, जो 1982 में चालू हुआ। यहाँ लोहे को साफ किया जाता है। यहाँ उत्तम कोटि का रंगीन स्टेनलेस भी बनाया। आगे है दैतारी इस्पात प्लांट। ओडिशा राज्य में दैतारी नामक स्थान पर इस्पात प्लांट लगाया जा रहा है। कोठागुडम स्पॉन्ज आयरन प्लांट। यह प्लांट ओडिशा राज्य में कोठागुडम नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। यहाँ आयातित स्क्रैप आयरन से स्पॉन्ज आयरन बनाया जाता है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।